Hello and welcome friend. Today we are going to learn advanced vocab with English grammar through the story. So title is The Silent Weaver of Eldoria. It means एल्डोरिया का एक शांत बुनकर की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में हम इंग्लिश के रूल और एडवांस वोकैब उन सभी पर गौर करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और कुछ सीख कर जाइए। तो पढ़ते हैं, चलिए। साइलेंट का मतलब आप जानते हैं शांत। वीवर का मतलब होता है बुनकर। ऑफ एल्डोरिया, एल्डोरिया ऑफ यहाँ बस क्या है, ऑफ क्या बताता है, संबंध बताता है। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो वीवर का संबंध एल्डोरिया से बताया गया है यहाँ बस। वीवर कहाँ का है, एल्डोरिया का। और साइलेंट क्या है यहाँ, साइलेंट है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण किसका, वीवर का। वीवर कैसा है, साइलेंट है, शांत है, मतलब बुनकर शांत है। आर्टिकल द आया है, स्पेसिफिक केस है ना। स्पेसिफिक केस क्यों, क्योंकि वीवर बुनकर कहाँ का है, एल्डोरिया का है। किसी भी है, हम वीवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एल्डोरिया के वीवर की, इसलिए हमने द लगाया है। तो चलिए, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। हम ग्रामर के रूल को भी साथ साथ रिवाइज करते हुए जाएंगे और वोकैब भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी चालू होता है यहाँ से। इन द हाई एटीट्यूड किंगडम ऑफ एल्डोरिया, एल्डोरिया के ऊंचे साम्राज्य में, है ना। एल्डोरिया के ऊंचे साम्राज्य में, इसका मीनिंग क्या हुआ, एल्डोरिया के ऊंचे साम्राज्य। कैसे मीनिंग हुआ, किंगडम ऑफ एल्डोरिया, संबंध बता रहा है ऑफ प्रीपोजिशन। किंगडम साम्राज्य कहाँ का है, एल्डोरिया का है। हाई एटीट्यूड मतलब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है ये, और किसकी विशेषता बता रहा है, किंगडम की, एक ऊंचा साम्राज्य, है ना। तो यहाँ बस ये एडजेक्टिव है। द किसके लिए आया है, किंगडम के लिए, क्योंकि द एक आर्टिकल है जो किंगडम को स्पेसिफिक कर रहा है। स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि हम किसी भी किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी साम्राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एल्डोरिया के किंगडम की। तो उसके लिए हमें द लगाना पड़ा है दोस्तों। और इन जो कि प्रीपोजिशन है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर द क्लाउड्स ऑफन ड्रिफ्टेड थ्रू द स्ट्रीट्स लाइक घोस्ट। तो लॉन्ग एक सेंटेंस हमें मिला है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वेयर, वेयर क्या है, वेयर एक है रिलेटिव कंजंक्शन, एक रिलेटिव कंजंक्शन। तो एक रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हो आप। रिलेटिव कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों में क्या अंतर होता है, तो दोनों में अंतर ये है, रिलेटिव कंजंक्शन जो है दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन शब्द के शुरुआत में आता है, जैसे कि प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसका है, एल्डोरिया। एल्डोरिया के लिए हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एल्डोरिया के लिए हम यूज कर रहे हैं वेयर। तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हम जहां बोल रहे हैं ना, जहां बोल रहे हैं मतलब कहाँ, कहाँ जहां, जहां मतलब एल्डोरिया, एल्डोरिया की बात हो रही जो। तो आप प्रोनाउन क्या समझते हैं, प्रोनाउन से आप यह समझते हैं ना कि जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। तो यहाँ एल्डोरिया तो नाउन है, एल्डोरिया नाउन है, तो जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये तो आप नियम सब जानते होंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है, नाउन आता है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पास नाउन है, तो नाउन के को रिप्लेस करके एल्डोरिया ना बोल के हमने क्या बोला है, वहां, जहां। तो जहां के लेके आया है, जहां के लेके आया है वेयर। जब वेयर आया है तो वेयर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से डेफिनेशन देते जा रहा हूँ, विवरण देते जा रहा हूँ, तो आप सभी
वीडियो स्किप ना करें और इसे अच्छे से समझें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर द क्लाउड्स ऑफन ड्रिफ्टेड थ्रू द स्ट्रीट्स लाइक घोस्ट। जहाँ क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, ऑफन अक्सर, ड्रिफ्टेड मतलब मंडराते थे। ये पास्ट में है, ईडी आया है, पास्ट सिंपल पास्ट। ड्रिफ्टेड थ्रू द स्ट्रीट, थ्रू मतलब यहाँ क्या है, में, के बीच है ना, के बीच, किसके बीच, थ्रू, थ्रू मतलब के बीच या फिर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर थ्रू का मतलब है के बीच, द स्ट्रीट्स मतलब गलियों के बीच में, जहां गलियों के बीच में बादल मंडराते हुए दिखते हैं जैसे कि घोस्ट, एक भूत की तरह। क्या हुआ मीनिंग, जहां बादल गलियों के बीच में एक भूत की तरह मंडराते हैं। बात कहाँ की है, एल्डोरिया की। तो यहाँ आप समझ गए, क्लाउड्स, द क्लाउड्स ऑफन, ऑफन क्या है, बस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अक्सर की बात है, मतलब कोई चीज अक्सर हो ही जाती है, कुछ दिन में घटित होती रहने वाली चीज है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से मतलब है वो जो वर्ब की विशेषता बताता है। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब का काम ही है कि वो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या फिर वर्ब की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर ऑफन किसकी विशेषता बता रहा है, ड्रिफ्ट, मंडराने की विशेषता बता रहा है, मतलब अक्सर मंडराते रहता है। तो ड्रिफ्टेड, ऑफन ड्रिफ्टेड, है ना दोस्तों। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम। कहानी क्या कहती है, लिव्ड एन ऑस्ट्रिचन नेम्ड एलरा, lived an artisan named Elra। आर्टिजन है ना, आर्टिजन का मतलब होता है वो जो कलाकार होते हैं, जो हाथ से बुनाई करते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, जो मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, उसके बारे में। तो यहाँ हम किसकी कहानी पढ़े हैं, एक बुनकर की कहानी पढ़ रहे हैं। तो आर्टिजन, आर्टिजन का मतलब होता है शिल्पकार। lived an artisan named Elra। तो इसमें थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये एक राइटर का एक अलग ही राइटिंग चलता है इसमें, जब वो कहानी लिखता है। तो आगे देखते हैं, आगे है lived an artisan named Elra। तो नेम्ड क्या है यहाँ पास, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो यहाँ पास एडजेक्टिव की तरह किसके लिए यूज हुआ है, एल्रा के रूप में, एल्रा के लिए, जो एल्रा को बता रहा है कि नाम क्या था, एल्रा था। तो जब भी कोई कहानीकार कहानी लिखता है इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जो भी हो, तो वो क्या करता है कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखता है। जैसे कि लिव्ड, रहता था, है ना, रहता था, रहती थी, तो वर्ब को ही सामने ला दिए हैं यहाँ बस। तो हमें अगर इसको सरल पढ़ने हैं तो क्या पढ़ेंगे हम, एन आर्टिजन नेम्ड एल्रा लिव्ड, मतलब एक एल्रा नाम की शिल्पकार रहती थी। अगर हम इसको सीधा करके पढ़ें तो पाठकों को अगर समझना है तो हमें इसको सरल वाक्य में बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई राइटर एक कहानी लिखता है इंग्लिश में, तो वो कभी कभी कहानी को और थोड़ा रोमांचित और सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा देता है। तो यहाँ पास वही हुआ है, लिव्ड एन आर्टिजन नेम्ड एल्रा। इट मीन्स एक शिल्पकार, एक एल्रा नाम की शिल्पकार रहती थी। While other weavers used vibrant dyes and silk to create ostentatious tapestries for the nobilities, है ना। जब, while मतलब यहाँ बस क्या है, जब, कंजंक्शन का बात है, यहाँ बस दो
सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया है, कंजंक्शन को। तो वाइल क्या है यहाँ पास है, जब। वाइल वेन ये किसके लिए आता है, जब। तो यहाँ पास क्या है, वाइल जब अदर अन्य वीवर्स मतलब अन्य बुनकर यूज करते थे, उपयोग करते थे वाइब्रेंट डाइस मतलब चमकीले कलर एंड सिल्क रेशम, चमकीले कलर और रेशम का, टू क्रिएट ऑस्टेंटेशियस टैपिस्ट्रीज मतलब पर्दे, पर्दे के लिए, दिखावटी पर्दे बनाने के लिए, है ना। टैपिस्ट्रीज मतलब पर्दे बनाने के लिए। तो ऑस्टेंटेशियस मतलब दिखावती या तड़क भड़क, टैपिस्ट्रीज मतलब दिखावटी या तड़क भड़क वाले चमकीले आकर्षक पर्दे बनाने के लिए यूज करते थे। क्या यूज करते थे, वाइब्रेंट मतलब चमकीले डाइस, चमकीले कलर और रेशम को यूज करते थे। अदर वीवर्स अन्य बुनकर, और किनके लिए बनाते थे ये सभी आकर्षक पर्दे, फॉर द नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब एक ऐसा वर्ग जिनके पास पैसा बहुत है, पूंजीपति वर्ग, उसको बोलते हैं नोबिलिटीज, नोबिलिटी मतलब जबकि जब अदर अन्य बुनकर यूज करते थे कलरफुल रंगों का, चमकदार रंगों का और सिल्क का, कि क्या बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए, चमकदार और तड़क भड़क पर्दे बनाने के लिए यूज करते थे। किसके लिए, नोबिलिटी, एक पूंजीपति वर्ग के लिए। तो एल्रा क्या करती थी, एल्रा वर्कड विथ हम्बल वूल इन अ डीप ऑस्टियर वर्कशॉप। तो यहाँ पास हम इसको पहले इसके पोजीशन को देख लेते हैं कि एल्रा क्या है यहाँ पास, पार्ट ऑफ इसका स्पीच क्या क्या है ना। एल्रा यहाँ पास क्या है, एक नाउन है। वर्क डे क्या है, एक वो है मतलब वर्ब है। विथ क्या है यहाँ पास, प्रीपोजिशन। हम्बल वूल, वूल मतलब ऊन, हम्बल वूल मतलब साधारण ऊन। इन अ डीम ऑस्टियर, ऑस्टियर मतलब साधारण, डीम मतलब अंधेरा या धुंधला, अंधेरा धुंधला, अंधेरा धुंधला साधारण वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या है यहाँ पास, एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि सब्जेक्ट एल्रा हो गया, वर्ग क्या हो गया, वर्ग क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, वर्ब हो गया, जो कि पास्ट सिंपल में है। विथ किसके साथ, हम्बल वूल के साथ। इन अडी मतलब किसमें, अंधेरे और सामान्य वर्कशॉप में। एल्रा काम करती थी सामान्य उनके साथ, किसमें, अंधेरे और सामान्य वर्कशाला में। क्या करती थी एल्रा, एल्रा वर्क करती थी, एल्रा सामान्य ऊन के साथ अंधेरे और सामान्य वर्कशाला में काम करती थी। और एल्रा वर्कड विथ हम्बल वूल इन अ डीम मतलब एल्रा सामान्य ऊन के साथ वर्क करती थी एक अंधेरे सामान्य वर्कशाला में, है ना। हर वर्क वॉज नोन, हर वर्क वॉज नॉट नोन फॉर इट्स फ्लैशिनेट मतलब हर वर्क उसका काम नहीं जाना जाता था। यहाँ पास क्या है, वॉज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब एक पेसिव में है। किसका पेसिव, पास्ट सिंपल का पेसिव मतलब उसका काम नहीं जाना जाता था। किसके लिए, फॉर इट्स फ्लैशिनेट उसके चमक धमक के लिए, उसके आकर्षण के लिए। बट फॉर इट्स मेटिकुलस डिटेल्स बल्कि जाना जाता था किसके लिए, सावधानी पूर्वक किए गए विवरण और शिल्पकला के लिए। तो यहाँ बस हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं क्या है इस सेंटेंस में।
ये तो है एक पेसिव, जो पास्ट सिंपल का पेसिव है। हर वर्क वॉस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। फॉर इट्स क्या है यहाँ पर? इट्स क्या है? इट्स क्या है यहाँ पर? पोजेसिव प्रोनाउन जो किसका बता रहा है? इट्स मतलब क्या है? हर वर्क। यहाँ पर भी इट्स का मतलब क्या है? हर वर्क कैसा था उसका काम? मेटिकुलस डिटेल्स। उसका काम किसके लिए जाना जाता था? मेटिकुलस मतलब सावधानी पूर्वक किए गए विवरण और शिल्पकला के लिए। यहाँ तक आप समझ गए। इट्स क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है जिसमें डिटरमिनर प्लस नाउन दोनों जुड़े हुए हैं। Every thread was wound with a prayer for the person who would wear it. मतलब प्रत्येक थ्रेड मतलब क्या है यहाँ पर? थ्रेड मतलब होता है धागा। प्रत्येक धागा was woven, प्रत्येक धागा woven मतलब बुना गया था, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि एक क्या है यहाँ पर? पेसिव केस है। पास्ट सिंपल का पेसिव केस वर्ब वास के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब प्रत्येक थ्रेड वास वाउंड मतलब प्रत्येक धागा बुना गया था विथ प्रीपोजिशन किसके साथ? प्रेयर, एक प्रार्थना के साथ। फॉर द पर्सन किसके लिए? उन लोगों के लिए हु वुड वेयर इट, जो इसे पहनेंगे। तो यहाँ पास अब थोड़ा इसका और डिटेल्स हम देखेंगे क्या 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 है चीजें हैं यहाँ पास। यहाँ पास देखते हैं कि एवरी डिटरमिनर है, थ्रेड मतलब प्रत्येक धागा। पेसिव है, पास्ट सिंबल का पेसिव है विथ प्रीपोजिशन है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल। इसके बाद प्रेयर फॉर द पर्सन, फॉर क्या है? एक प्रीपोजिशन है, द पर्सन एक प्रार्थना है ना, प्रार्थना के साथ बुना गया था। किसके लिए? उन लोगों के लिए। तो आर्टिकल से पहले क्या, आर्टिकल के बाद क्या आता है? तो नाउन है ये। प्रेयर करना मतलब प्रार्थना करना जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उससे पहले हम आर्टिकल लगा दिए। ठीक है, नाउन के पहले हमें आर्टिकल लगाना ही होता है, इंग्लिश का नियम है, इस बात को याद रखिए। फॉर द पर्सन उन लोगों के लिए। द क्यों लगाए हम द आर्टिकल यहाँ पास? क्योंकि हम किन पर्सनों की बात कर रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो इसे पहनेंगे। मतलब इन लोगों को स्पेसिफिक बना दिया गया है यहाँ पर। ये कोई वो लोग नहीं है जो हम सामान्य लोग नहीं हैं, ये कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो इसे पहनेंगे, उनके लिए प्रार्थना करके बनाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? पर्सन क्या होगा? वो पर्सन हो गए स्पेसिफिक। जब वो स्पेसिफिक हो गए तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे? तो हम उसके साथ द लगाने वाले हैं दोस्तों। तो लिखेंगे हम द पर्सन लिखेंगे। वुड हु मतलब हु किसके लिए आया है? बस हु आया है द पर्सन के लिए। हु मतलब प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन, जो पर्सन के बारे में बता रहा है। द पर्सन हु वुड वियर इट, जो हु मतलब यहाँ बस क्या बोलेंगे हिंदी में? जो वुड पहनेंगे, वियर मतलब पहनना, और वुड मतलब गागेगी वाला, जो कि पास्ट में है तो हम वुड लिखेंगे हैं फ्यूचर के लिए। पास्ट का फ्यूचर है ना, ये पास्ट का फ्यूचर के बारे में बात है तो वुड आएगा। अगर हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में बात करें तो विल लिखते हैं, लेकिन ये पास्ट में रहकर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? इसमें वुड लिखते हैं। वुड वियर इट, जो इसे पहनेंगे। तो यहाँ पास समझ आया क्या हुआ? एवरी थ्रेड वॉज वोवन विथ अ प्रेयर फॉर द पर्सन हु वुड वियर इट, मतलब प्रत्येक धागा बुना गया था। वोवन मतलब बुना गया था प्रार्थना के साथ उनके लिए, और द पर्सन उनके लिए हु वुड वियर इट, जो इसे पहनेंगे। तो आगे और क्या है? द सिटी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रेट सेंटेनियल,
ग्रेट, ग्रेट है एक शताब्दी, ग्रेट मतलब ग्रेट मतलब महान, सेंटेनियल मतलब शताब्दी, एक महाशताब्दी, है ना। तो शहर को सजाया जा रहा था, किसके लिए? महान शताब्दी के लिए। शहर किसके लिए सजाया जा रहा था? महान शताब्दी के लिए, है ना। महान शताब्दी के लिए शहर को सजाया जा रहा था। तो शहर को सजाया जा रहा था, यहाँ पास क्या है? वॉज के साथ वर्ब का थर्ड, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म वॉज के साथ मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। और के बाद क्या है? और के बाद क्या है? एक नाउन है, सेंटेनियल मतलब एक नाउन है। तो उसके लिए ग्रेट क्या है? एक एडजेक्टिव है, और द क्या है? एक आर्टिकल है। द क्या बना रहा है? सेंटेनियल को स्पेसिफिक बता रहा है, एक खास मौका के लिए हम क्या लगाते हैं? द, है ना। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। अ फेस्टिवल, एक त्योहार, वेयर द किंग वुड चूज अ मास्टर वीवर टू ड्राफ्ट द रॉयल हॉल। एक त्योहार, एक फेस्टिवल मतलब अ फेस्टिवल मतलब एक त्योहार, वेयर जहां पर, यहाँ पास क्या है? वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके बारे में बता रहा है? फेस्टिवल के बारे में। फेस्टिवल के लिए क्या बोले हैं हम? वेयर बोलेंगे। अगर फेस्टिवल को रिप्लेस करना है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? वेयर। अ फेस्टिवल मतलब एक त्योहार जहां द किंग राजा वुड चूज मतलब चुनेगा, अ मास्टर मतलब एक प्रधान, वीवर एक प्रधान बुनकर, वीवर मतलब क्या बोलते हैं? बुनकर, है ना, एक मास्टर बुनकर। टू ड्रैप, ड्रैप मतलब सजाना। टू के साथ ड्रैप क्यों आया है? क्योंकि टू और वर्ब को हम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलाकर हम क्या बना सकते हैं? नाउन बना सकते हैं। यदि वर्ब को नाउन बनाना है तो हमें उसके साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट लिखना पड़ेगा, या फिर वर्ब का एनजी फॉर्म डालना पड़ता है ना। तो यहाँ पास क्या होगा? तो ये इन्फिनेटिव केस में आ गए वर्ब जो है, तो टू के साथ हम ड्रैप यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर इसको नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। टू ड्रैप किसके लिए? सजाने के लिए। द रॉयल हॉल मतलब शाही हाल को सजाने के लिए राजा जो है एक मास्टर वीवर, एक प्रधान बुनकर चुनेगा जो कि रॉयल हॉल को सजाएगा वो। द कंपटीशन वॉज फर्वेंट, फर्वेंट मतलब तीव्र, तेज, उत्साहजनक, मतलब कंपटीशन प्रतिस्पर्धा क्या था? बहुत ही तेज था। A rival weaver named Julian, a rival weaver named Julian, rival weaver यहाँ पास rival मतलब प्रतिद्वंदी, weaver, weaver मतलब बुनकर, तो एक प्रतिद्वंदी बुनकर named Julian। तो जुलियन यहाँ पास नाउन है, weaver भी है, क्या है? ये भी नाउन है। राइवल क्या है? एडजेक्टिव है जो वीवर के बारे में बता रहा है। एक जूलियन नाम का क्या? प्रतिद्वंदी बुनकर। अ मैन प्रोडिजियस टैलेंट बट नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ मैन ऑफ, अ मैन ऑफ मतलब एक इंसान जो कैसा है? प्रोडिजियस, ये संबंध बता रहा है ना, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस टैलेंट मतलब असामान्य, असाधारण प्रतिभा का, बट लेकिन नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी मतलब आत्ममुग्ध मतलब खुद से प्यार करने वाला, टेंडेंसी मतलब स्वभाव, खुद से प्यार करने वाला स्वभाव का है। अब वो क्या करता है? वो बिगेन अ कैंपेनिंग, तो यहाँ तक जितना भी देखिए इसके बाद वाला पूरा वो एक नाउन है जो किसके लिए है? जूलियन के लिए है। और जूलियन क्या क्रिया कर रहा है? बस बिगेन, शुरुआत कर रहा है इसका। आ कैंपेन, बिगेन अ कैंपेन टू मलाइन एल्रस रेपुटेशन, क्या किया?
बिगेन शुरू किया एक कैंपेन, कैंपेन मतलब अभियान टू मलाइन एल्ड्रस रेपुटेशन। टू के साथ क्या है, मलाइन है, मलाइन का मतलब हानि पहुंचाना, किसको हानि पहुंचा रहा है, एल्ड्रस रेपुटेशन। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी के साथ क्या है, रेपुटेशन। तो एल्ड्रा का इज्जत को हानि पहुंचाने की क्या किया, उसने कोशिश की, शुरुआत की। उसके लिए क्या उसने किया, कैंपेन टू मलाइन। टू मलाइन मतलब जब वर्ब के साथ हम, जब वर्ब को हम नाउन के रूप में लिखते हैं तो उसके साथ टू या फिर आईएनजी लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, टू, टू मलाइन एल्ड्रस रेपुटेशन। ही क्लेम्ड हर सिंपल वूल वॉज प्रेजेंट्स थ्रेस। ही मतलब कौन, जूलियन, जूलियन के लिए आया ना, जूलियन ने कैंपेन चालू किया किसके लिए, एल्ड्रा के रेपुटेशन को हानि पहुंचाने के लिए। He claimed her simple vowel was present thrice। मतलब ही मतलब कौन, जूलियन, जूलियन ने क्या किया, दावा किया, क्लेम्ड दावा किया। हर सिंपल वोल मतलब किसके सिंपल वोल, एल्ड्रा के सिंपल वून, एल्ड्रा के सिंपल वून क्या थे पिजेंट्स थ्रेट्स मतलब किसानों के कूड़े कचरे। एंड दैट सी लैक आ artifice required for रॉयल सर्विस। मतलब और यह कि सी लैक उसमें कमी है, द आर्टिफिशियल रिक्वायर्ड उसमें कुशलता की आवश्यकता की कमी है, लैक, और रॉयल सर्विस के लिए। मतलब यह कि उसने क्लेम किया, आरोप लगाया, दावा किया कि एल्ड्रा के जो सिंपल और साधारण ऊन है वो क्या है, किसानों के कचरे हैं, और यह कि उसमें कार्यकुशलता की कमी है रॉयल फील्ड या फिर रॉयल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए। किसने आरोप लगाया, जूलियन, जूलियन के तात्पर्य कहाँ से, ही से है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए। एल्ड्रा रिमाइंड स्टोइक, स्टोइक मतलब शांत रहना, अडिग रहना। एल्ड्रा क्या रही, उसके क्लेम किए जाने के बावजूद, किसके क्लेम किए जाने के बावजूद, जूलियन के क्लेम किए जाने के बावजूद एल्ड्रा क्या रही, शांत रही। रिमाइंड मतलब रहना या शांत रहना, ठीक है, स्टोइक शांत रहना, अडिग रहना। शी डिड नॉट डिफेंड हरसेल्फ विथ वर्ड, शब्दों के माध्यम से उन्होंने खुद का बचाव नहीं किया। डिफेंड मतलब बचाना, हरसेल्फ मतलब खुद का। शी डिड नॉट डिफेंड हरसेल्फ विथ वर्ड, उसने शब्दों के माध्यम से खुद का बचाव नहीं किया। स्टैंड, शी स्टैंड months on a single massive shawl. Its look plain grey from a distance. मतलब स्टैंड, इंस्टेंट मतलब इसके बजाय, किसके बजाय, अपने आप को बचाने के बजाय, शब्दों से अपने आप को बचाने के बजाय उसने क्या किया, के बजाय, स्टैंड मतलब के बजाय, सी स्टैंड मतलब लगाया, क्या लगाया, महीनों लगाया, बिताया, महीनों बिताया, किस पर, ऑन अ सिंगल मैसिव साल, मैसिव मतलब बड़ा, एक बड़े विशाल पर उन्होंने एक पूरा महीना लगाया, उसमें महीनों, एक साल के ऊपर नहीं लगाया उन्होंने कारीगरी के लिए। तो यहाँ पर उसका अर्थ है स्पेंट मतलब समय लगाना, मंथ मतलब समझ गए, ऑन अ सिंगल, यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन सिंगल मंथ, सिंगल मैसिव साल में, है ना। तो एक सिंगल मैसिव साल में उसने पूरा मंथ, महीना लगा दिया। इट्स लुक्ड
प्लेन ग्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस, लुक्ड, यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है, मतलब उसका सॉल्व, उसके सॉल्व के बारे में बात किया जा रहा है। इट्स लुक्ड, उसका जो दिखने में वह कैसा था, और दिखने में कैसा था, प्लेन ग्रे मतलब स्लेटी, सामान्य स्लेटी, फ्रॉम दूर से देखने पर वह धूसर प्लेन स्लेटी जैसा दिख रहा था। बट एज, लेकिन एज वन अप्रोच्ड, बट एज वन अप्रोच्ड, बट एज वन अप्रोच, बट जैसे ही, एज मतलब जैसे ही कोई, वन मतलब कोई, अप्रोच नजदीक से जाकर देखता है, द व्यू रिवील्ड अ मिरिड ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैटर्न, द व्यू मतलब बुनाई क्या प्रकट करती है, मिरिड मतलब अनगिनत, रिवील मतलब क्या होता है, रिवील मतलब प्रकट करना, मिरिड मतलब अनगिनत, माइक्रोस्कोपी मतलब अति सूक्ष्म, पैटर्न विवरण, कारीगरी, ठीक है। तो जैसे ही कोई नजदीक से उसे देखता है, दूर से देखने पर वो कैसा दिख रहा है, एक सामान्य प्लेन स्लेटी धूसर के कपड़े जैसा, लेकिन जैसे ही कोई उसे करीब से देखता है तो वह उसकी बुनाई क्या प्रकट करती है, अनगिनत सूक्ष्म पैटर्न, अनगिनत सूक्ष्म पैटर्न कारीगरी प्रकट करती है। डिपिक्टिंग द हिस्टोरी ऑफ किंगडम, और क्या दर्शाती है, डिपिक्टिंग मतलब दर्शाना, डिपिक्टिंग मतलब दर्शाती है, क्या दर्शाती है, डिपिक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ किंगडम, साम्राज्य की इतिहास को, द स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स, किसानों के संघर्ष को, और क्या दर्शाती है, द रेजिलियंस ऑफ द विडोस, विधवाओं के संघर्ष को, एंड द क्वाइट ब्रेवरी ऑफ द कॉमन फ्लॉक, और जो सामान्य जन साधारण के शांत बहादुरी को दर्शाती है। क्या कौन दर्शाती है, क्या दर्शाता है, जो सॉल बनाई है एल्रा, वो क्या दर्शाता है, डिपिक्टिंग, डिपिक्टिंग मतलब दर्शाना, द हिस्ट्री ऑफ किंगडम साम्राज्य के इतिहास को, स्ट्रगल ऑफ फार्मर किसानों के संघर्ष को, द रेजिलियंस ऑफ विडोस विधवाओं के साहस को, द क्वाइट ब्रेवरी ऑफ कॉमन फ्लोक जो शांत बहादुरी है जनसाधारण का, उसके बारे में दर्शाती है। माइक्रोस्कोपिक पैटर्न, सूक्ष्म जो पैटर्न है, अनगिनत पैटर्न सॉल में, वो सभी वो इन सब चीजों को दर्शा रही है अपने पैटर्न के माध्यम से। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ऑन किसी के दिन के लिए प्रीपोजिशन आता है, दिन तिथि, महत्वपूर्ण तिथि के लिए द आता है, के लिए ऑन आता है ना। ऑफ जजमेंट संबंध के लिए ऑफ, तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट मतलब न्याय के दिन, जूलियन प्रेजेंट अ गोल्डन थ्रेडेड क्लोक दैट वाज सो resplendent it blinded the onlookers, मतलब जूलियन प्रेजेंटेड मतलब जूलियन ने प्रस्तुत किया, पास्ट सिंपल का है, जूलियन ने क्या प्रस्तुत किया, एक गोल्डन थ्रेडेड मतलब गोल्ड के धागों से बुना हुआ, क्लोक, क्लोक, क्लोक मतलब होता है एक लापदा, लापदा मतलब जिनमें बिना आस्तीन का एक कंधों, बिना आस्तीन का जो सेट होता है ना, उस टाइप का एक क्लोक, उसको बोलते हैं लापदा। तो जूलियन ने क्या प्रेजेंट किया, एक क्लोक, वो भी सोनों से जड़ित, सोने से बुना हुआ, सोने से बना हुआ मतलब गोल्ड थ्रेडेड, सोने के धागों से बुना हुआ एक क्लोक, दैट वाज सो रिस्प्लेंडेंट, जो एक क्या था वो भव्य शानदार था, इट्स ब्लाइंडेड द ऑनलुकर्स, उसने क्या किया,
इट्स किसके लिए आया है? गोल्डन थ्रेडेड क्लॉक के लिए आया है। गोल्डन थ्रेडेड क्लॉक के लिए क्या आया है? इट आया है। उसने क्या किया? ब्लाइंडेड, अंधा कर दिया किसको? ऑन लुकर मतलब दर्शकों को। ऑन लुकर मतलब दर्शक। द क्राउडेड चीयर्ड, द क्राउडेड चीयर मतलब भीड़ ने क्या किया? जय जयकार किया। बट वेन द किंग स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन जैसे ही, जब, वेन मतलब क्या होता है? जब, कंजक्शन है। जब द किंग स्टेप्ड फॉरवर्ड, लेकिन जैसे ही किंग ने, राजा ने कदम आगे बढ़ाया, ही फेल्ड द गोल्ड क्लॉक, इट वॉज स्टीप, कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल। लेकिन जैसे ही राजा ने अपना स्टेप आगे बढ़ाया, उसे लगा कि सोने का लापता कठोर है। स्टीप मतलब वर्ड कठोर, इट वॉज स्टीप मतलब लापता क्या है? कठोर है और ठंडा है। एंड अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मतलब असुविधाजनक है। राजा क्या महसूस करता है कि ही फेल्ट मतलब राजा, ही किसके लिए आया है? राजा के लिए। ही फेल्ट प्रोनाउन है नहीं। द गोल्ड क्लॉक मतलब सोने का जो लापता है, इट वॉज कठोर, स्टीप, स्टीप मतलब कठोर, कोल्ड ठंडा और अनकंफर्टेबल है। देन ही टच्ड एल्रा सॉल, देन मतलब फिर, ही टच्ड उसने छुआ, इसको? एल्रा सॉल मतलब एल्रा के साल को। इट वॉज एज सॉफ्ट एज अ समर ब्रीज, इट वॉज मतलब यह था, क्या था? इट क्या है? साल के लिए इट लगाया गया, क्योंकि बोला था ना कि नाउन को एक बार लिखने के बाद यदि हम उसका फिर से उसके बारे में लिख रहे हैं तो हम उसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं। तो सॉल के लिए क्या है? आया है यहाँ बस इट। इट वॉज एज सॉफ्ट एज समर ब्रिज, समर ब्रिज मतलब हल्की हवा को बोलते हैं ब्रिज। समर की मतलब गर्मी की हल्की हवा। तो कैसा सॉफ्ट था? इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि जितना समर की हल्की हवा। एंड radiated a strange soothing warmth, and radiant a strange soothing warmth मतलब रेडियंट मतलब बिखेर रही थी, एक अनोखी, स्ट्रेंज मतलब अनोखी, यहाँ पास स्ट्रेंज, सूथिंग मतलब सुकून देने वाली गर्माहट। तो क्या होगा? इट वॉज एज सॉफ्ट एज अ समर ब्रिज, वह इतना नर्म था कि जैसे गर्मी की हल्की हवा। और रेडिएंट आ स्ट्रेंज सूथिंग वार्म, और बिखेर रही थी, रेडियंट मतलब बिखेर रही थी, एक स्ट्रेंज, एक अनोखी, सुकून देने वाली, सूथिंग मतलब सूथिंग, वार्म सुकून देने वाली गर्माहट। द किंग डिक्लेयर्ड, दिस द किंग डिक्लेयर्ड, तो राजा ने क्या किया? घोषणा। दिस इज नॉट जस्ट अ गारमेंट, यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। इट इज अ टेस्टामेंट टू द सोल ऑफ आवर पीपल। टेस्टामेंट मतलब प्रमाणित करता है। दिस इज अ टेस्टामेंट मतलब जीवंत प्रमाण है। इट इज अ टेस्टामेंट टू द सोल ऑफ आवर पीपल मतलब हमारे लोगों के आत्मा का यह एक जीवंत प्रमाण है। कौन कह रहा है? राजा। तो दिस इज नॉट जस्ट गारमेंट, इट इज अ टेस्टामेंट टू द सोल ऑफ पीपल, यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि यह एक हमारे लोगों की आत्मा का जीवन प्रमाण है। जूलियंस ह्यूब्रिस वॉज हिज डाउनफॉल। ह्यूब्रिस मतलब अहंकार। जूलियन के अहंकार
उसके डाउनफॉल का कारण है, उसके हार का कारण है, उसके पतन का कारण है ना। He had focused so much on the superficial glitter that he forget the garment's true purpose. यानी कि यहाँ पर किसे जो है so that एक पेयर वाले कंजक्शन होते हैं। इतना की के लिए यूज होता है so that। तो so के साथ एक एडजेक्टिव एडवर्ब आता है और that के बाद दूसरा सेंटेंस चालू होता है, तो यहाँ उसका यूज हुआ है। He had focused, उसने सतही चमक पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि तो के बाद क्या है, किया कि ही फॉरगेट, वह भूल गया, गारमेंट के मुख्य उद्देश्य को। ट्रू पर्पस मतलब मुख्य उद्देश्य को। क्या होता है उद्देश्य? टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड टेल अ स्टोरी। गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है? सुविधा दिलाना, सुविधा प्रोवाइड कराना, कंफर्ट मतलब सुविधा, एंड टेल अ स्टोरी ऑफ ट्रू, और ईमानदारी की हकीकत को बयां करना। टेल अ स्टोरी ऑफ ट्रूथ का मतलब ईमानदारी की हकीकत को बयां करना। टेल मतलब कहना या फिर बयां करना, आ स्टोरी ऑफ ट्रूथ मतलब ईमानदारी की हकीकत को, है ना। एल्रा वॉज अपॉइंटेड द रॉयल व्यूअर। एल्रा वॉज अपॉइंटेड, यहाँ पर फिर से पेसिव आ गया। एल्रा को क्या किया गया? अपॉइंटेड किया गया, नियुक्त किया गया, जो रॉयल बुनकर के लिए। प्रोवाइडिंग नहीं, प्रूविंग दैट क्विट एक्सीलेंस ऑलवेज आउटशाइंड लाउड मीडियोक्रिटी। मतलब प्रूविंग, उसने प्रमाणित किया या फिर मतलब साबित किया, उसने प्रूविंग मतलब साबित किया कि दैट कि क्वाइट एक्सीलेंस मतलब श्रेष्ठ, शांत श्रेष्ठता हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या करती है? मात देती है। आउटसाइड मतलब मात देती है किसको? लाउड मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी मतलब जो आवाजें हैं बिना, तो लाउड मीडियोक्रिटी का मतलब है जो दिखावटी चमक धमक होता है, उसके बारे में बताया कि क्वाइट एक्सीलेंस मतलब शांत श्रेष्ठता हमेशा दिखावती और दिखावटी चीज़ों को क्या करती है? हमेशा मात देती है। औसत को क्या करती है? हमेशा मात देती है। तो यहाँ पास हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके कुछ वोकैब का लिस्ट है जो मैंने तैयार किया है, उसको आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो वर्ड यह है, वोकैबुलरी है, इसको हम अध्ययन करते हैं। ऑस्टेंटेशियस मतलब दिखावटी या तड़क भड़क। जो एलोरा के अलावा अन्य जो और कारीगर थे उन लोग कैसे करते थे? ऑस्टेंटेशियस शिल्पकारी करते थे, दिखावती और तड़क भड़क वाला। ऑस्टियर मतलब सीधा साधा तपस्वी जैसा। एलोरा कैसे घर में काम करती थी, कैसा था उसका कार्यशाला? ऑस्टियर वर्कशॉप था उसके पास। मेटिकुलस अति सावधानी से या फिर सूक्ष्म। जो एलोरा का जो नक्काशी था और उसका जो कला था वो कैसा था? मेटिकुलस, बिल्कुल बारीकी और सावधानी से किया गया उसका कारीगरी था। फर्वेंट कहाँ यूज किए थे हम लोग? फर्वेंट था जब कंपटीशन की बात चल रही थी, जो राजा जो चुनने वाला था उसके लिए, जो एक प्रधान बुनकर चुनने वाला था, तो कंपटीशन कैसा था? फर्वेंट तेज था, उत्साही या तीव्र। प्रोडिजियस असाधारण। जूलियन कैसा था? एक प्रोडिजियस टैलेंट का व्यक्ति था, जूलियन, उसी के लिए असाधारण है बहुत बड़ा।
नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक मतलब आत्मउग्ध। ये किसके लिए आया था नार्सिसिस्टिक वर्ड? आया था जूलियन के लिए। वह एक आत्मउग्ध मतलब खुद से प्यार करने वाला इंसान था। मलाइन, मलाइन कौन कर रहा था? जूलियन के रेपुटेशन को हानि कौन पहुंचा रहा था? मलाइन कौन कर रहा था? जूलियन कर रहा था ना। एल्ड्रा के रेपुटेशन को मलाइन कर रहा था जूलियन, सॉरी। आर्टिफाइस, आर्टिफिस, तो आर्टिफिस का चालाकी या फिर कौशल, तो यहाँ पर हमने कौशल का पढ़ा है, आर्टिफिस, आर्टिफिस है ना। स्टोइक, स्टोइक मतलब सहनशील या तटस्थ। कौन थी स्टोइक? एल्ड्रा थी। मेरिड मतलब अनगिनत या बेशुमार। मेरिड क्या था? मेरिड नक्काशी मतलब अनगिनत तरीके से उसको बुना गया था एल्ड्रा के द्वारा, है ना। रिप्लेस, तो आगे देखते हैं। रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट मतलब भव्य चमकीला। रिस्प्लेंडेंट कारीगरी किसकी दिख रही थी? जूलियन की। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मतलब वसीयत या प्रमाण, तो जीवन प्रमाण किसका सॉल था? एलोरा का। ह्यूब्रियस, ह्यूब्रियस, ह्यूब्रियस कौन हो गया था? घमंडी कौन हो गया था? जूलियन। सुपरफिशियल, सतही, सतही चमकदार किसका था? जूलियन का। तो यहाँ पास हम वोकैब भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब है, इसको मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पे कोई अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको अलविदा। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। सी यू।